Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Yesterday we have discussed about the endoplasmic reticulum, their structure, their composition. So today we are going to discuss their function in detail, their types and their function in detail. So let's have a look. इनका हमने क्या क्या डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. व्हाट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली? सो दीज आर द इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स, राइट, चैनल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, और विच इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द सेल मेम्ब्रेन. So this structure is known as endoplasmic reticulum and it constitute 50% of your cell. सेल का 50% ये बनाता है, क्योंकि ये इतने इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स हैं पूरे सेल में. ऑलमोस्ट 50% जो आपका सेल है उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है. अब हमारे पास ये जो इसकी ये जो ट्यूब्यूल्स हैं आपके पास, इनको हम कहते हैं, ये जो चैनल्स हैं इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी, राइट. एंड सिस्टर्नी है, उसके साथ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड यहाँ से फिर इनके वेसिकल्स अराइज होते हैं. क्लियर हो गया? जो जिसमें ये मज़ीद पैकिंग होती है मटेरियल की. नाउ वी हैव टू क्लासीफाई endoplasmic reticulum now. So we classified endoplasmic reticulum on the basis of presence or absence of ribosomes, right. तो राइबोसोम्स की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू कैटेगरीज में, टू टाइप्स में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. The next one is smooth endoplasmic reticulum. Now, why we call it rough endoplasmic reticulum? Because of the rough appearance. So, this rough appearance is because of the presence of these ribosomes, right? So, these ribosomes की वजह से, इन ribosomes की वजह से ये आपके पास granular structure बन जाता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं rough endoplasmic reticulum. While on the other hand, we have the smooth endoplasmic reticulum. They do not have these ribosome at all. So, that's why because of the absence of this ribosome they appear very smooth. Got it? और one thing more कि आपके ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इससे ये डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, ये राइबोसोम डिटैच हो जाएंगे, दे विल कन्वर्ट इनटू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, एक और चीज़ कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड पे इसका फेस है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट फेसेस टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन की साइड पर आ गया, ठीक है. नाउ वन थिंग मोर कि हाउ दीज proteins are attached on the rough endoplasmic reticulum. So the answer is that we have riboforins proteins which is glycoprotein, ठीक है, transmembrane proteins हैं. यहाँ देखें, मैंने शो भी कर दिया ये ब्लू मार्कर से. तो ये आपके पास क्या है, राइबोफोरिन्स इनको हम कहते हैं, राइबोफोरिन्स, ठीक है. और ये ग्लाइकोप्रोटीन हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं. ये क्या कहते हैं कि ये जो राइबोसोम्स हैं इसको इनके ऊपर अटैच करने में हेल्प आउट करते हैं. अब क्यों अटैच करते हैं, अब ये जो प्रोसेस है ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस में आप लोग देखेंगे. सो राइबोसोम, ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते. और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, इसके रुख जो है, इसके फेसेस जो है वो रफ की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है इट फेसेस टूवर्ड द सेल मेम्ब्रेन. सो हमारे पास रफ में हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं एंड ऑल दैट, राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड द फंक्शन ऑफ द rough endoplasmic reticulum. So due to the presence, as we all know that ribosomes are the protein factories, right? So they play important role in the synthesis of protein. So endoplasmic reticulum या rough endoplasmic reticulum का जो major role है that play important role in the protein synthesis, right? अब यहाँ ये प्रोसेस आप जहन में रख दें कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे है, ठीक है. यहाँ आपके पास राइबोफोरिन प्रोटीन्स हैं, ठीक है. ये इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके शो कर दिया. फॉर एग्जांपल दिस इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इसके ऊपर ये राइबोसोम प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, ठीक है. अब ये राइबोसोम्स जो हैं इनके साथ अमाइनो एसिड्स आके ये उसके यूनिट्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है. जब बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच हो जाएं तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाता है. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास दो अमाइनो एसिड जो हैं ये एक बॉन्ड के ज़रिए अटैच होते हैं, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. तो पॉलीपेप्टाइड चेन में यहाँ बहुत सारे यूनिट्स हैं, पर बहुत सारे यूनिट्स हैं तो बहुत सारे बॉन्ड्स भी आ गए, ठीक है. तो मोर देन 2 बॉन्ड्स तो हम इसे कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है.
तो यहाँ पे ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, तो ये क्या होगा, इस राइबोफोरेन प्रोटीन के ज़रिए इस कैविटी के अंदर आएगी, इस ल्यूमन के अंदर आएगा, ठीक है। ये ल्यूमन किसका है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ इसकी टेलरिंग होगी, किसकी टेलरिंग होगी, इस पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है। इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगी और ये मेच्योर होगा, एंड ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये अपने टर्शरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जिसमें हमारे पास प्रोटीन फंक्शनल होता है, ठीक है, और मॉडिफिकेशन की फॉर्म में हमारे पास कंप्लीट होता है और फंक्शन के काबिल हो जाता है। देन क्या होगा कि इस ल्यूमन से होके, फॉर एग्जांपल यहाँ है ये, इस ल्यूमन से होके ये जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ ये पिंच ऑफ हो जाएगा, यहाँ एक वेसिकल टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास फंक्शनल प्रोटीन मौजूद है। अब ये फंक्शनल प्रोटीन जो है आपके पास, ये वेसिकल कहाँ पे, यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, गोल्जी बॉडीज़ पे, ठीक है। सो गोल्जी बॉडीज़ की सिस फेस की तरफ जाएगा, यानी वो फेस जो न्यूक्लियस के पास है उसको कहते हैं सिस फेस, तो ये इस साइड पे आ जाएगा। अब गोल्जी बॉडीज़ के अंदर इसकी मज़ीद प्रोसेसिंग होती है एंड पैकेजिंग होगी, ठीक है। ये पैकेज होगा, जैसे फैक्ट्री में जाते हैं ना, तो वहाँ अगर कोई चीज़ बनती है तो वो फाइनल स्टेज में क्या होता है कि उसको पैक किया जाता है एंड उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है। तो यहाँ गोल्जी बॉडीज़ का भी वही रोल है, ये पैकेजिंग एंड स्टैम्प लगाने में हेल्प आउट करेगा, एंड देन फाइनल जो प्रोडक्ट है उसको सेल के अंदर भेजेगा जहाँ पे ज़रूरत है, या अगर उसको सेल के बाहर चाहिए, अगर सेल के बाहर उस प्रोडक्ट की नीड है तो वो सेल के बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ होल प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कि जिसके ज़रिए हमारे पास एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन्स, ये एंटीबॉडीज़, ये चीज़ें हमारे पास बनती हैं। गॉट इट? ओके जी, यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर जो है हमने इसमें क्लियर बताया। ये देखिए न्यूक्लियस है एंड ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये इस ल्यूमन से होता हुआ आता है स्मूथ गोल्जी बॉडीज़ के पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, यहाँ से बल्ज आउट हो जाएगा, ठीक है, पिंच्ड ऑफ हो गया, एंड देन ये मूव कर रहा है गोल्जी बॉडीज़ के पास, या तो वो सेल के अंदर यूज़ होगा या सेल के बाहर कहीं भी इसको चाहिए। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज़ what, like they help to synthesize membrane proteins and glycoproteins, ठीक है। यानी जितने भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं तो वो पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे, ठीक है, एंड देन ग्लाइकोप्रोटीन्स भी यहाँ हमारे पास बनेंगे इसी तरह, ठीक है, एंड देन वो जो है आपके पास सेल मेम्ब्रेन का बेसिक जो पार्ट है हमारे पास 60 to 80% आपके पास प्रोटीन होता है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन में हेल्प आउट करेगा, मतलब डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन की जो हमारे पास बायोजेनेसिस हैं, ठीक है, यानी जो भी हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं यहाँ पहले सिंथेसाइज होंगे, देन वो सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बनेंगे। सो वी सिंपली कॉल इट व्हाट, दे हेल्प इन द बायोजेनेसिस ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास ये जो प्रोटीन्स हमारे पास बने, तो अभी मैंने आपसे कहा या तो वो स्टोर हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी सेल को ज़रूरत है तो वो यूज़ करेगा, नहीं तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा सेल से बाहर, राइट। सो ये भी इसका एक फंक्शन है कि ये दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, इनसाइड द सेल और आउट ऑफ द सेल, या तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा या तो सेल आउट ऑफ द सेल करेगा। गॉट इट? इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है हाइड्रोलिटिक एंजाइम की, जैसे लाइसोसोम में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो भी इसी तरीके से हमारे पास सिंथेसाइज होते हैं। तो अब वो यहाँ से पिंच्ड ऑफ होंगे तो वो कहाँ पे जाएंगे, यानी प्राइमरी लाइसोसोम बना देते हैं या लाइसोसोम को देंगे, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो अगर वो सेल के अंदर दे रहा है तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे प्रोटीन बना तो वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो हाइड्रोलिटिक की एग्जांपल आ गई कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है यहाँ इसी तरह सिंथेसाइज होगा एंड वो लाइसोसोम के पास जाएगा, उसको लाइसोसोम को दे देगा, क्योंकि लाइसोसोम जो है वो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी करता है, ठीक है। और दूसरी बात कि अदर एंजाइम्स जो आपको फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव कैविटी में चाहिए तो इसी तरह वो भी बनेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम की ज़रूरत होती है, तो वो भी इसी मैनर में आपके पास बनेंगे, लेकिन चूंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो इसलिए वो सेल से वो बाहर जाएंगे, ठीक है। सो हार्मोन्स, एंजाइम्स जो हैं दे आर क्रिएटेड इन द सेम वे एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेटेड एरिया। सो ये आपने जहन में रखना है कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, हमने अभी पढ़ लिया,
उसके बाद हमने पढ़ा कि ये सिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में भी पढ़ लिया, इसकी सिंथेसिस में भी हेल्प आउट करता है। एंड थर्ड हमने कहा ये ट्रांसपोर्टेशन एंड एंजाइम्स वगैरह में भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो भी है वो रफ एंडोप्लाज्मिक में बनेगा एंड देन इसी मैनर में ट्रांसपोर्ट होगा। ओके जी, नाउ लास्ट हमने फंक्शन यहाँ क्या है कि दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड ER अकाउंट्स 50% ऑफ द टोटल लिपिड बायलेयर ऑफ द सेल। यानी लिपिड बायलेयर का 50% हमारे पास ER बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके सेल को सपोर्ट देगा क्योंकि चैनल्स एंड ट्यूब्यूल्स हैं, तो ये आपके पूरे सेल्स को सपोर्ट देंगे, उनको एक फंक्शन या एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपनी शेप को मेंटेन रख सकें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर रोल क्या है? लिपिड मेटाबॉलिज्म। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प आउट करते हैं। नाउ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेसेस होते हैं। यानी कैटाबॉलिज्म मीन ब्रेकिंग ऑफ फूड और एनाबॉलिज्म मीन मेकिंग ऑफ फूड। तो यहाँ SCR जो है ये आपके पास लिपिड सिंथेसाइज भी करेगा, उसकी ब्रेकडाउन भी करेगा। इसी तरह मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी हेल्प आउट करता है। तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल आपके पास है कि डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज यूनिट्स। अब ग्लाइकोजन, जैसे आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है जो सेल के अंदर स्टोर होता है, एनिमल सेल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन किससे बना होता है? बहुत सारे स्मॉल ग्लूकोज यूनिट्स मिलके आपके पास ग्लाइकोजन बनाते हैं, ठीक है। तो अब डिग्रेडेशन कैसे होगी कि ये ग्लाइकोजन जब आपके पास ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक है, तो ये ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट होंगे। क्लियर हो गया? जैसे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है। सो ग्लाइकोजन बीइंग पॉलीमराइज्ड इन सिस्टोल, यानी ये बनता कहाँ पे? पॉलीमराइज्ड कहाँ पे होता है? ग्लाइकोजन। यानी ग्लूकोज के यूनिट्स आपके पास साइटोसोल में यूनाइट होंगे, कंबाइन होंगे, पॉलीमराइज्ड होंगे और वो आपके पास ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। एंड देन ये आपके SCR जो है ये इसकी डिग्रेडेशन में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में। जैसे अभी हमने कहा कि लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, तो लिपिड में हमारे पास मेजर लिपिड्स हैं कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स। बाकी लिपिड्स भी बनाते हैं लेकिन ये जो आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, तो ये उसको बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सो देयरफॉर दिस सेक्शन ऑफ ER इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर द जनरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट द एक्सटेंसिव एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ ER इटसेल्फ। तो ये सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के लिए नहीं रिक्वायर्ड बल्कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद भी तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, तो उसकी मेम्ब्रेन के लिए भी ये चाहिए, सही। तो ये हमारे पास इसके लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो गया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द SER। तो SCR का एक और फंक्शन है कि ये ड्रग को डिटॉक्सीफाई करता है। तो डिटॉक्सीफाई का मतलब है कि ड्रग का जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे पास बॉडी के अंदर अगर वो हमारे पास लिपिड जो है, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास हाई अमाउंट ऑफ लिपिड सॉल्युबल ड्रग आपकी बॉडी में है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे कि वो लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो इजीली यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो ये एक्टिविटी कहाँ पे होती है? लिवर करता है। लिवर आपको पता है कि लार्जेस्ट हमारे पास ग्लैंड भी है आफ्टर स्किन एंड लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और ग्लैंड है, ठीक है। सॉरी, लिवर हमारे पास स्किन के बाद लार्जेस्ट ऑर्गन है और इसको लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट सिक्रीशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लिवर सिक्रीट बाइल, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट है ये हमारे पास एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं। क्लियर? ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर के अंदर होती है। सो SCR डू डिटॉक्सिफिकेशन विच अकर इन द लिवर। हिपेटोसाइट्स लिवर सेल्स को कहते हैं। हिपेटो वर्ड इज यूज फॉर लिवर, साइट मीन सेल्स। तो हिपेटोसाइट्स क्या कहते हैं कि दे डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग बाय द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450। अब ये साइटोक्रोम P450 क्या है कि ये आपके पास एक फैमिली है एंजाइम की, ठीक है। ये मैमल्स में होते हैं। तो ये क्या, इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टेरॉइड्स जो हैं, फैटी एसिड्स हैं, जीनोबायोटिक्स हैं, इनको ऑक्सीडाइज करेगा,
ठीक है, और ये जो डिफरेंट वेरियस कंपाउंड्स हैं आपके बॉडी के अंदर हो जाते हैं, उनको क्लियर करने में हेल्प आउट करेगा, और साथ ही साथ हार्मोन की सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करता है। तो ये जो साइटोक्रोम P450 जो है, इसकी मदद से आपके लिवर सेल्स जो हैं ड्रग को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ओके जी, अब लिवर जो है डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ हमारे पास एक और फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जिसको कहते हैं प्रोटीन सिक्रीशंस। तो ये आपके पास हिपेटोसाइट्स हमारे पास प्रोटीन सिक्रीशंस भी करेंगे, और वो प्रोटीन सिक्रीशंस क्या हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद हैं। फिब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन जो हैं लिवर सेल जो हैं सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब लिवर सेल में ये आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो यही करेंगे ना। ठीक है, सो हमें इसको कहते हैं कि लिवर के अंदर हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन भी होती है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। प्रोटीन सिक्रीशन भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है बायोसिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो ये भी SER का आपके पास मेजर फंक्शन है कि ये स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाते हैं। अब स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं आपके पास ये जो SER है, ये आपके पास कहाँ पे ज़्यादा होता है? एड्रिनल ग्लैंड में। ठीक है, अब एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है? किडनी के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने बनाया कि एक किडनी, इसके ऊपर हमारे पास ये एक ग्लैंड है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। सो एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं कि जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं वो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है। डिफरेंट एड्रिनल ग्लैंड जो है, डिफरेंट स्टीरॉयड हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। तो आप लोगों ने टर्म सुने होंगे कॉर्टिकोस्टीरॉयड, जैसे उनमें से एक है हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो मिनरल को बैलेंस करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो ग्लूकोज को बैलेंस करता है। राइट, सो ये आपके पास क्या है? ये सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं। सो ये हार्मोन्स जो हैं कॉर्टिकोस्टीरॉयड आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करते हैं, जो कि प्रोड्यूस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, उसके बाद देखिए सेक्स हार्मोन्स हमारे पास जो हैं, जिसमें एस्ट्रोजन जो कि फीमेल में होता है एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में होता है, वो भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। नाउ एक और हमारे पास मेजर रोल है, दे हेल्प इन द मसल कंट्रैक्शन। सो SER का फंक्शन है कि वो कैल्शियम आयंस को जो है मसल सेल्स में स्टोर करता है। ठीक है, हमारे पास जो मसल सेल्स हैं उनके जो SER हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास कैल्शियम स्टोर होता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम आयन है ये आपके पास कंट्रैक्शन में रोल प्ले करता है, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। अगेन जैसे हमने ER का पढ़ा था, तो ER में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन जो सिंथेसाइज हो रहा है वो कहाँ पे जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाएगा? गोल्जी बॉडीज़ के पास। तो जाहिर है ये भी आपके पास ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, तो इसलिए हम इसे कहते हैं रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। अगेन ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपके जो सेल है उसको एक शेप उसकी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब ये ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स कैसे करता है? नाउ जो ट्रांसमिशन है इम्पल्स कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो इसमें मसल एंड नर्व सेल जो हैं ये कंबाइनली काम करते हैं, कंबाइन होके काम करते हैं। सो हमारे पास जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क है ER का। ठीक है, अलॉन्ग विद द न्यूरॉन इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद एक्टिन। ये एक्टिन जो है आपके पास मसल्स के प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, जो कि मसल कंट्रैक्शन वगैरह में हेल्प आउट करते हैं। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए एंड अदर ऑर्गेनेल्स फॉर्म कंटिन्यूस नेटवर्क अक्रॉस द इंटायर सेल। अब यहाँ हमारे पास ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और माइक्रोफिलामेंट्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनके साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपके पास साइटोस्केलेटन्स हैं। ठीक है, एक्टिन जो है ये वो प्रोटीन है जो कि फिलामेंट्स हैं उनको बनाता है। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी आपके पास साइटोस्केलेटन है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन इनको बनाता है। ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी हैं। तो कहते हैं कि जो नेटवर्क है आपके पास ER का, वो इनके साथ जो है एक कनेक्शन में है, एसोसिएट करता है। ठीक है, और मज़ीद एक इंटायर नेटवर्क बनाता है। अब वो क्यों नेटवर्क बनाता है? क्योंकि ये एक्टिन प्रोटीन आपके पास मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन्स। सो यहाँ नर्व सेल्स में हमारे पास एक चीज़ जहन में रखें कि जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो डेंड्राइट्स में भी होते हैं एंड एक्सॉन्स में भी होते हैं। अब जैसे ही देखिए नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही है, ठीक है, जैसे ही कोई सिग्नल आ रहा है
तो ये यहाँ आ जाता है न्यूरोमस्कुलर हमारे पास जंक्शन में, यानी वो वाला पॉइंट जहाँ पे न्यूरॉन्स एंड मसल का जंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब मिलेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, यानी एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा। कैल्शियम, पोटेशियम एंड ये सोडियम आयंस ये जो है ये एक्टिवेशन हो जाएंगी। जब यहाँ एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है, तो विच रिचेज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये आपके पास सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के पास ये एक्शन पोटेंशियल जाएगा, ठीक है। यानी आपके आयंस जो हैं उनमें चेंजेस आ गई। मेम्ब्रेन के इनसाइड पे आयंस जो होते हैं पोटेशियम, ठीक है, और मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे पोटेशियम और सोडियम, और इनसाइड पे जो पोटेशियम और सोडियम है उनमें चेंजेस क्रिएट होंगी। सो हम उसको कहेंगे कि एक्शन पोटेंशियल हो गया, चार्जेस क्रिएट हो गए, ठीक है। सो ये जो चार्जेस हैं ये कहाँ पे जाएंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सो यानी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल सेल्स में होते हैं उनको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वहाँ पे वो जब जाएंगे तो वो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ ये गेट ओपन करेंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो कैल्शियम है वो उससे निकल आएगा, ठीक है। सो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये नर्व इम्पल्स की क्रिएशन में भी हेल्प आउट करता है और मैसेज ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प आउट करता है। सो जो मैसेज आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स के ज़रिए आपके सार्कोप्लाज्म तक पहुंचता है ड्यू टू एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो आपका जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह जो करते हैं, तो ये प्रोसेस सारा उससे रिलेटेड है। ओके जी, नाउ हम देते हैं ओवरव्यू। हमारे पास ER के फंक्शंस का ओवरव्यू क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिएट्स करते हैं, ठीक है, एंड फिर उसको पैकेजिंग भी करते हैं, सिक्रीट्स भी करते हैं, और उनको लेके जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो उसको सिक्रीट करेंगे। अब ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपके पास प्रोटीन आते हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, सिक्रीशंस आती हैं, ठीक है। इन सिक्रीशंस में जैसे इंसुलिन वगैरह मैंने आपको बता दिया, तो ये सिक्रीशंस आपके पास आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडीज़ हैं ये प्रोडक्ट आपके पास कहाँ पे जाएगा, गोल्जी बॉडीज़ के पास। गोल्जी बॉडी इसको मज़ीद पैकेजिंग करेगी, उसकी एडिशनल प्रोसेसिंग करेगी, ठीक है। अभी यानी सीक्रेट नहीं करेगी, उससे पहले ही उसकी पैकेजिंग एंड उसमें जो प्रोसेसेस करना है उसको वो करके देन उसको सीक्रेट करेगी। देन वो कहाँ पे सीक्रेट करेगी, या तो दूसरे ऑर्गेनेली के पास उसको लेके जाएगी, जैसे मैंने बताया हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बना पैक हुआ एंड आपके पास लाइसोसोम के पास चला गया। उसके अलावा अगर वो आउटसाइड द सेल जाता है, जैसे मैंने डाइजेस्टिव एंजाइम की एग्जांपल दी कि वो सेल के बाहर चला गया, या इट्स सेल्फ अगर वो प्रोटीन बना रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन है या मेम्ब्रेनियस प्रोटीन है, तो वो सेल खुद भी उसको चाहिए होगा, वो सेल यूज़ करेगा। इसके अलावा और इनसाइड द सेल अगर आपके पास जो प्रोटीन चाहिए तो वो उसको यूटिलाइज करेंगी। नाउ एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच ऑर्गन्स या सेल्स कंटेन मोर ER। तो आपके पास लिवर सेल्स में ज़्यादा SER होते हैं, क्योंकि सिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं उनमें हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लिवर जो है उसमें SER ज़्यादा होता है। बीटा पेंक्रियाटिक सेल, ठीक है। अब बीटा पेंक्रियाटिक सेल क्या है, आपके पास पेंक्रियाज है जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास स्टमक के नीचे होता है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके डिफरेंट सेल्स हैं, अल्फ़ा सेल्स होता है, बीटा सेल्स होता है, और डेल्टा सेल्स होते हैं, ठीक है, एंड डिफरेंट मैनी मोर, राइट। तो यहाँ पे बीटा सेल्स जो हैं उनका क्या फंक्शन है कि वो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं। अल्फ़ा सेल का क्या फंक्शन है कि वो ग्लूकेगॉन को सिक्रीट करते हैं। सो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन बोथ आर व्हाट, प्रोटीन इन नेचर, बोथ आर हार्मोन्स, राइट। सो ये ज़ाहिर है सिक्रीशन में हेल्प आउट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या है, हमारे पास लिम्फोसाइट जो हैं ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया। तो हमारे पास दो तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक को कहते हैं बी लिम्फोसाइट, अनदर वन इज़ टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट्स आपके पास एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है। अगर कोई भी आपके पास एंटीजन या फॉरेन एजेंट या जर्म या पैथोजन कोई भी सेल के अंदर आता है तो आपके लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। एंड साथ में इसके ऊपर ये क्या है, ये एंटीबॉडीज़ है ना। तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, ये एंटीबॉडीज़ बनाएंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट जो है वो मेमोरी सेल बनाते हैं, मतलब अगर नेक्स्ट टाइम अगर वही पैथोजन सेम कैटेगरी का आपकी बॉडी में इंटर हो रहा है तो इस सेल को आपके पास ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं होगी। ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स हैं जो कि उसको डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ आया ये चीज़ पहले आपकी बॉडी में इंटर हो चुका है, तो इसके लिए आपकी बॉडी डिफेंस कर सकती है, राइट। उसके बाद हमने कहा कि मसल सेल्स जो हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन,
हमारे मसल्स करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें हमारे पास ये जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल फंक्शन ऑफ ER हमारे पास आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में करते हैं, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, मीन ये दूसरे ऑर्गेनेल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास बहुत सारे एंजाइम हैं जो चाहिए, तो वो सिंथेसाइज कौन करता है आपके पास, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो वहाँ सिंथेसाइज होगा एंड माइटोकॉन्ड्रिया को देगा, एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपके पास एरोबिक रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है, राइट। सो ये सारे फंक्शन हमारे पास ER के हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़ एंड काइंडली शेयर दिस वीडियोज़, ताकि कम टाइम में ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच टाइम। थैंक यू।